वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो आपकी आने वाली यूपीपीसीएस की परीक्षा हो या फिर उत्तराखंड का परीक्षा हो, एमपीपीसीएस हो या फिर आपका आरओ का री एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि निलंबन और कोलाइड विलयन दोनों ही विषम मिश्रण होते हैं। ठीक है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की जा रही है। फिर टिंडल प्रभाव को निलंबन में देखा जा सकता है। फिर है पृथक्करण एक विशेष तकनीक जिसे अपकेंद्रिक तकनीक के रूप में जाना जाता है। पृथक्करण को अपकेंद्रिक तकनीक के रूप में जाना जाता है और कोलाइड विलयन के कणों को अलग करने के लिए ये जो पृथक्करण तकनीक है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ये निलंबन और कोलाइड दोनों ही हेट्रोजीनियस हैं। पृथक्करण जो है उसको कोलाइडी विलयन में कणों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। टिंडल प्रभाव की अगर बात करें तो कोलाइडी विलयनों के अलावा ये कुछ सूक्ष्म कण वाले निलंबन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी टिंडल को कोलाइड में भी और निलंबन में भी देखा जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें कौन कौन से पदार्थ कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयनों के उदाहरण कोहरा, जेली पदार्थ, बादल और धुआं। ठीक है, तो कौन से कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं ये बताना है। तो देखिए ये चारों कोलाइडी विलयन हैं। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले कोहरा की बात करें, कोहरा हो गया, बादल हो गया, इसके अलावा जो कुहासा भी जिसको कहते हैं ये भी कोलाइडी विलयनों का प्रकार है। ये एक एरोसोल प्रकार होता है। ठीक है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम इसमें गैस होता है। ठीक है, द्रव में गैस। तो ये हो गया कोहरा, बादल और कुहासा। वहीं अगर धुएं की बात करें, धुआं भी क्या है, एरोसेल है। इसमें परिक्षेपित प्रावस्था होती है ठोस और परिक्षेपण माध्यम होता है गैस, यानी ठोस गैस का कोलाइडी विलयन हो गया धुआं। और उसके बाद क्या है आपका जेली पदार्थ। ठीक है, जेली क्या होता है, जेली एक जेल होता है। इसमें क्या होता है, द्रव में ठोस। ठीक है, ठोस द्रव के कोलाइडी विलयन होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया जेली। तो इस प्रकार से ये चारों। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल की बात करें कोलाइडी विलयन की तो आपने कोहरा, बादल, धुआं देख लिया। इसके अलावा सेविंग क्रीम जो होती है वो भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। फिर दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, मैग्नीशिया मिल्क हो गया, इवन कीचड़ भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इसके अलावा फोम, रबर, स्पंज, पनीर है, मक्खन है। ठीक है, दूधिया कांच है, ये सभी कोलाइडी विलयन हैं। ठीक है, नाम आप एक बार सुन लीजिएगा फिर से। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन बताना है। तो सबसे पहले दिया गया कि क्रोमैटोग्राफी उन सभी विलेय पदार्थों के पृथक्करण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है जो उसी विलायक में विघटित रहते हैं। ठीक है, मतलब जो उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहते हैं। ये हो गया क्रोमैटोग्राफी की बात। फिर है वायु से विभिन्न गैसों के पृथक्करण के लिए भिन्नात्मक आसवन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। इसके अलावा क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी विलयन के क्रिस्टल कणों के रूप में एक शुद्ध ठोस को अलग करती है। क्रिस्टलीकरण। तो देखिए तीनों बिल्कुल सही हैं, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो देखिए इस सवाल में हमने कई चीज़ें देख ली, विलायकों के बारे में और उनको पृथक करण की तकनीक के बारे में। तो इसमें क्रोमैटोग्राफी देख ली हमने, भिन्नात्मक आसवन प्रक्रिया देख ली, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, पिछले सवाल में हमने टिंडल प्रभाव के बारे में भी देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी शॉर्ट नोट बना लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट हो सकता है आपको मिलान करने को दे दे। ठीक है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे, या फिर इस तरीके से सवाल आ जाए। तो मतलब एक सवाल से आपके 2-3 तरीके के सवाल यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से पढ़ते चलिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है,
दिया गया कि एक तत्व जितने भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे संयोजकता कहते हैं। ठीक। अगला स्टेटमेंट है सोडियम और लोहा एकल परमाणु वाले धातु होते हैं। अगला है ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन को धनायन और धनात्मक रूप से आवेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहले देखिए तीसरा तो गलत होता है, क्योंकि ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन ऋणायन कहलाता है और धनात्मक रूप से आवेशित आयन धनायन कहलाता है। तो तीसरा वैसे ही कट गया। कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट वैसे ही कट गया आपका। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है, यानी तीसरा तो गलत है, यानी पहला ऑप्शन गया। फिर एक तत्व जितने भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसको संयोजकता नहीं कहलाते हैं, परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, परमाणुकता कहलाती है, तो ये भी गलत। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम हो गया और लोहा हो गया, ये क्या होते हैं? एक परमाणु वाले धातु होते हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, पहला स्टेटमेंट। फिर है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की, यानी वो जो कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आवेशित कणों, इनकी संख्या जो है अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती है, एक मोल। फिर एवोगैड्रो संख्या का सांख्यिक मान जो होता है वो 6.00 गुणा 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताना है। तो इसमें देखिए पहला कथन भी सही है, एवोगैड्रो नंबर के बारे में भी सही है, लेकिन ये जो दिया गया है कि एक मोल में मौजूद कणों की संख्या अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती है, ये गलत है। एक मोल में मौजूद कणों की संख्या सभी तत्वों के लिए समान होगी, जो कि क्या होगी? एक मोल में कितने, इसका सांख्यिक मान एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है, यानी एक मोल में इतने अणु। ठीक है, तो ये अलग अलग नहीं होती है, इसमें तत्वों अणुओं की संख्या पूछा गया है। तो कोई भी तत्व हो, सबके लिए एक मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.22 गुणा 10 की पावर 23 होती है। ठीक, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि मोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, ठीक है, ये विल्हेम ऑस्टवाल्ड के द्वारा 1896 के आसपास किया गया था, बात सही है। ठीक, फिर उसके बाद एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, संयोजकता के द्वारा ही तो रासायनिक सूत्र बनेगा, जितनी संयोजकता रहेगी उतने अणु आपस में जुड़ सकते हैं, उस प्रकार से रासायनिक सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फिर आपको मिलान करना है। ठीक है, वैज्ञानिक हैं और उनकी खोज, उनके बारे में उनकी खोज। ठीक है, जे थॉमसन ने किस चीज़ की खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड की अगर बात करें, रदरफोर्ड थे आपके परमाणु नाभिक। ठीक है, रदरफोर्ड हो गया न्यूक्लियस। फिर नील बोर की अगर बात करें, नील बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं इन्होंने इसकी खोज की थी। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की, ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, पहला कथन दिया गया कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से निश्चित किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जिसे बाहरी कक्षा के रूप में समायोजित किया जा सकता है, वो 8 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो बाहरी कक्षा होती है उसमें 8 होती है। फिर हीलियम एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जिसके बाहरी आवरण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो कौन कौन सा सही है यहाँ पे? तो सबको पता है हीलियम के बाहरी आवरण में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो बाहरी कक्षा होती है उसमें होती है 8, ये भी सही है। लेकिन जो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के योग से नहीं होता है, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में उनके नाभिक में उपस्थित उनके प्रोटॉनों का द्रव्यमान और
न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ना कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा और तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनकी कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, फिर दूसरा है कि द्रव्यमान संख्या को एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या की बात, अब किसी तत्व का प्रतिनिधित्व 7x2 के माध्यम से किया जाता है तो उस तत्व की परमाणु संख्या 2 है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या 7 है। तो इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें कथन कौन सा सही होगा? इसमें केवल तीसरा सही होगा, केवल तीसरा कथन सही है, बाकी ये दोनों गलत है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको समभारिक के रूप में जाना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है ऐसे तत्व जिनकी समान परमाणु संख्या होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग होती हैं, इनको समस्थानिक कहा जाता है। और हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें गलत कौन सा है ये पूछा गया है। तो देखिए भाई, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों के भी बारे में, और समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग हों। और समभारिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या विभिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर हो। तो ये आपने देख लिया। तो ये आज के हमारे 10 सवाल पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे 10 सवाल, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।